लोग सूर कबीर तुलसी से कम जानते हैं। वो इससे जानते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इससे जानते हैं। आज पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चतुर्वेदी सर आए हुए हैं। तो भाषा की जो पहचान है, जो कि उसके साहित्यकारों से बननी चाहिए, वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाषा की पहचान उसके साहित्यकारों से बने, लेखकों से बने, मीडिया के आइकॉन से नहीं। ये दिक्कत है, क्योंकि बंगला की पहचान किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से, सत्यजीत राय से नहीं। सत्यजीत राय ने सबसे अच्छी फिल्में बनाई है, लेकिन सत्यजीत राय से बंगला की पहचान पूरी दुनिया में नहीं जानी जाती। तो हमें अभी एक कदम इसमें आगे जाना है कि हमारी जो पहचान है विश्व स्तर पर, वो साहित्य के जो बड़े लेखक रहे, तुलसी हैं, सूर हैं, विद्यापति हैं, इनसे हिंदी की पहचान जानी जाए। सर, देखा जाए तो भारत विविधताओं से बड़ा हुआ देश है और हमारे देश में कई तरह की भाषा बोली जाती है, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो। तो आप अन्य भाषाओं को और हिंदी भाषा को किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से अन्य भाषाएं भिन्न हैं और हिंदी भाषा किस तरह भिन्न है? भिन्नता कम है, इनमें आपस में आदान प्रदान ज़्यादा है। और ये हिंदी के साथ में एक प्लस पॉइंट है कि हिंदी में अनेक लेखक ऐसे रहे जो एक से अधिक भाषाओं में लिखते रहे। विद्यापति ने मैथिली में भी लिखा है, विद्यापति ने बंगला में भी लिखा है। नागार्जुन ने मैथिली में भी लिखा है, नागार्जुन ने हिंदी में भी लिखा है, नागार्जुन ने बंगला में भी लिखा है। उसी तरह मीरा ने मध्यकाल में गुजराती में भी लिखा है, ब्रजभाषा में भी लिखा है। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में, खासतौर हिंदी के जो लेखक हैं, उनकी ये लेखन की एक विशेषता रही है। तुलसीदास है, तुलसीदास तो अवधि का लेखक फारसी, हिंदी वाले हिंदी का अपने कहते हैं, लेकिन तुलसी ने अपनी जो रामायण ओरिजिनली लिखी वो फारसी में लिखी, समझ लो। पद्मावत जो अवधि की रचना है। तो इससे एक पता चलता है कि हिंदी के लेखक मध्यकाल से एक से अधिक भाषाओं में लिखते रहे हैं और उनमें उसकी पूरी महारत रही है। तो जो चीज़ सीखने की हुई है कि हिंदी भाषी होने के नाते हमें एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, एक से अधिक भाषाओं में सीखना चाहिए, और वही चीज़ जो है वो सांस्कृतिक एकीकरण में हमारी मदद करती है। और ये एक बड़ी चीज़ है हिंदी के अंदर कि पूरे भक्ति आंदोलन के पहले के साहित्य, इवन अब के दौर के साहित्य में अनेक लेखक ऐसे हैं जो कि गैर हिंदी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वो हिंदी में लिखते हैं। अनेक लेखक। हिंदी पहली बड़ी भाषा है जिसमें कि हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा साहित्य को अनुवाद के रूप में मिल जाए। आज किसी को नोबेल प्राइज मिले, अगले एक महीने के अंदर उसकी नोबेल प्राइज वाले की कृति आपको हिंदी में मिले। ये सुविधा अन्य भाषाओं में हिंदुस्तान में नहीं है। तो इस नाते हिंदी की भूमिका और हिंदी का दायित्व और हिंदी का दायरा ये बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूँ ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने डिबेट में अच्छे विचार व्यक्त किए। इसी के साथ तो गाइस, देखते हैं किस प्रकार मेरे कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के पश्चात अगर लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। कल मैं सर का एक लेख पढ़ रहा था, प्रेमचंद और भाषा समस्या, जिसमें सर प्रेमचंद के ही कथन को उद्धृत करते हैं, यदि कोई बंगाली तोता पालता है तो उसकी राष्ट्रभाषा बंगाली होती है। उसी तोते की संतान किसी हिंदी भाषी के यहाँ पढ़कर
हिंदी को अपनी मदारी जबान बना लेती है। बाज तोते तो यहाँ तक अपनी भाषा भूल जाते हैं कि वह टेंटे भी नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ नए रंग के भारतीय हिंदी इतनी भूल जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी वो अंग्रेजी में खत लिखा करते हैं। विलायत से लौटकर तुमको तुम कहना मामूली बात है। हम भारतीय भाषा के विचार से अंग्रेजों के इतने दास हो गए हैं कि अन्य अतगनी तथा सुंदर भाषाओं का भी हमें कभी ध्यान नहीं रहा। तो हमें जो हमारी मातृभाषा है, जो इतनी वैज्ञानिक है, परिष्कृत है, परिमार्जित है तथा सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है, सभी भाषाओं को अपने में आत्मसात करने वाली है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक अभिवृद्धि कर सकते हैं, फिर इसके प्रति इतना दुराव कैसा और विदेशी भाषा के प्रति मोह कैसा, इन्हीं सब विषयों पर हम सब के आज विचार जानेंगे। बाकी चर्चा हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता है, उसमें मैं शामिल होता तो मजा करता हूँ। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने जिसे कहें कि शुरुआत की है और बहुत अच्छी कुछ बातें रखी हैं, मैं वहीं से शुरू करूँगा। पहले बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि मातृभाषा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि दिमाग से निकालने की। पितृभाषा, मातृभाषा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। भाषा जिसे आप लोग मातृभाषा के तौर पर जानते हैं, वह असल में परवेश की भाषा होती है। आप जिस परवेश में रहते हैं, भाषा उस परवेश में रहती है और उसी को आप मातृभाषा के नाम से जानते हैं। इसलिए जो मदर टंग है वो एक्चुअल में आपके परवेश की भाषा है। अब मथुरा है तो मथुरा में ब्रज का परवेश है, तो यहाँ हर तीसरा आदमी ब्रज भाषा बोलता हुआ नजर आता है। खड़ी बोली हिंदी में आने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। अब हरियाणा जाएंगे, ये सब ब्रज के इलाके हैं। ये खड़ी बोली हिंदी के इलाकों में आप जाइए, वहां आपको तमाम देशज बोलियां और भाषा और उनके प्रयोग मिलेंगे। आप पूरे हरियाणा में चले जाइए, आप पूरे राजस्थान में चले जाइए, आपको वहाँ राजस्थानी बोलते हुए लोग मिलेंगे, मेवाती बोलते हुए लोग मिलेंगे, वहाँ हाड़ौती बोलते हुए लोग मिलेंगे। आप हरियाणा में जाइए, हरियाणा में बोलते हुए लोग मिलेंगे, खड़ी बोली बोलते हुए कम लोग मिलेंगे। तो जो चीज पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि भाषा जो है वो परवेश में होती है। हम जैसे परवेश में होंगे वैसी भाषा हम तेजी से पिकअप करेंगे। मैं सिर्फ अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ आपसे, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं बोलता, ये बात सकता है। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, ये मैं चाहता तो अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकता था, मेरे सारे दोस्त पढ़ते थे, मैं भी पढ़ लेता, क्या दिक्कत थी मुझे। मैं संस्कृत मीडियम से, संस्कृत कॉलेज है यहाँ मातृ चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, इससे पढ़ के मैं बड़ा हुआ। सारी लाइफ में वही प्राइमरी स्कूल से जाके सीनियर संस्कृत पाठशाला में पढ़ने की, और मेरी ये जिद थी कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। और आप ये जान लीजिए कि मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं अंग्रेजी में साइन नहीं कर सकता, मैंने कभी साइन नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं अंग्रेजी सीख नहीं सकता था, मेरा अंग्रेजी से द्वेष है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज का टेस्ट करना चाहता था, क्या मैं अपनी भाषा के आधार पर सरवाइव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आप किसी भी भाषा को पढ़ें, अच्छे से एक भाषा को पढ़ लें, आपके लिए सारी दुनिया आसान होगी और सारी दुनिया की भाषाएं आसान होगी। ये गलतफहमी हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे, या फ्रेंच पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे। जी नहीं, जितने भी दुनिया के भाषा विज्ञानी हैं उनका एक ही सुझाव है कि आप एक भाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने संस्कृत अच्छे से पढ़ ली, और जानते मैं कहाँ पढ़ने गया था? संस्कृत पाठशाला से निकल के सीधे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और जिस समय मैंने दाखिला लिया था उस समय 100 में से 99 विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में बात करते थे और अंग्रेजी का एटमॉस्फेयर।
और मेरे हिंदी के एमए के कोर्स में 80% जो कोर्स मटेरियल था वो अंग्रेजी में था। आपको जान क्या शब्द, और मैं अंग्रेजी नहीं जानता। लेकिन मैंने कभी इस बात को फील नहीं किया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मेरे मन में कभी ये कुंठा नहीं आई कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। और संयोग से नौकरी लगी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाके गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में। वहां सारा काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी का कोई भविष्य नहीं। मैं कभी हिंदी के अलावा और दूसरी भाषा में बोला नहीं। और सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो चाहा वो मैंने हासिल किया। आप सिर्फ भाषा को अच्छे से सीख जाइए, जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, फ्रेंच हो, अंग्रेजी हो, एक भाषा अच्छे से सीख लीजिए, सारी दुनिया आसान होगी। ये गलतफहमी है कि हम हिंदी नहीं अंग्रेजी सीख लें। अंग्रेजी आपके दैनंदिन जीवन के व्यवहार की और आपके संस्कार की भाषा नहीं है। आप चाहे जितना अंग्रेजी जानते हैं, जितनी इजी ढंग से आप, जिसे हम लोग कहते हैं ना, भाषा कौन अच्छी मानी जाती है, जिसमें आप प्यार व्यक्त कर सकें। अंग्रेजी में आप प्यार व्यक्त कीजिएगा तो वो स्पर्श ही नहीं करेगा अनुभूति को। आप लाख कोशिश कर लीजिए। भाषा को अर्जित करने के लिए ये जरूरी है कि भाषा को जाना जाए, और भाषा को जानने के लिए जरूरी है कि भाषा को पढ़ा जाए। भाषा बोलने से विकसित नहीं होती। हम में से अधिकतर लोगों का ये इल्यूजन है कि भाषा बोलने से विकसित होती है। अगर भाषा बोलने से विकसित होती तो गजल तो पूरे देश में सुनी जाती है। तो क्या पूरे देश में लोग उर्दू समझते हैं? नहीं समझते। भाषा का विकास तभी संभव है जबकि भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था हो। भाषा लोग पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएं। बोलचाल से भाषा प्रसारित होती है, लेकिन भाषा का विकास नहीं होता। भाषा के विकास के लिए भाषा को पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सब लोग चाहते हैं हम पढ़ेंगे फिजिक्स, पढ़ेंगे इंग्लिश, पढ़ेंगे जर्मन, और चाहेंगे क्या, हिंदी का विकास हो जाए। जी कभी नहीं होगा। बंगला का विकास हो जाए, कभी नहीं होता। तो भाषा के विकास के लिए जरूरी है कि भाषा को पढ़ा जाए। पढ़ने से भाषा विकसित होती है। जितने हिंदी लोग पढ़ेंगे, हिंदी उतनी ही समर्थ होगी। हिंदी बोलने से समर्थ नहीं होती। एक अन्य चीज जो कि क्योंकि ये 7 दिन अपना प्रोग्राम किया ना, मैं इससे रिलेटेड मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। हिंदी बहुत ही समृद्ध और बहुत ही समर्थ भाषा है। आप जवाहरलाल नेहरू से बेहतर अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू सबसे अच्छी हिंदी भी बोलते थे और सबसे अच्छी अंग्रेजी भी बोलते थे। आप किताब पढ़िए उनकी, ओरिजिनल हिंदी में लिखते थे। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्या कमाल का प्रोज है। और आज देखिए आप 70 साल का डेवलपमेंट देखिए, आपको एक नेता नहीं मिलेगा हिंदी भाषी क्षेत्र में जो 1000 शब्द का निबंध भी लिखते हैं हिंदी में। कहां पहुंचे हम लोग? हिंदी पर माला पहनाते हुए हमने अंत में हिंदी का श्राद्ध करके छोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि मेरे पास में संपूर्णानंद होते, आचार्य नरेंद्र होते, मेरे पास में लोहिया होते, मेरे पास में नेहरू जैसे हजारों लोग होते। लेकिन विडंबना यह है कि अब खोजना पड़ता है। और ये सिर्फ हिंदी की दशा नहीं बता रहा हूं आपको, बाकी भाषाओं की यही दशा है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री है, वो उड़िया लिखना जानता ही नहीं है। बंगाल में जो बंगाल के लोग हैं वो इस बात पर गर्व करते थे कि बंगला उनकी मातृभाषा है,
और उन्होंने मातृभाषा के लिए आंदोलन किए। लेकिन जब 2006-7 में पहली बार बंगाल की सरकार ने आदेश दिया कि कर्मचारियों को सरकारी आदेश बांग्ला में लिखने होंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंगाली कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि लोग ऑफिस में जो काम करते थे वो बांग्ला लिखना नहीं जानते। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि ये पिछले 70 साल में जो हमारे बीच में मध्य वर्ग पैदा हुआ, जिसमें हम लोग आते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उस मध्य वर्ग को उसकी अपनी भाषा से अलग कर दिया। बंगाली भाषी बांग्ला नहीं जानता, मराठी भाषी मराठी नहीं जानता, हिंदी भाषी हिंदी नहीं जानता। आप उठा के रिजल्ट देखिए कि यहाँ जो इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में सबसे ज्यादा किस विषय में लड़के फेल होते हैं। बांग्ला में आप रिजल्ट दिखाइए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के किस विषय में सबसे ज्यादा, जो लड़का साइंस में 95% नंबर लाता है वो वहां बांग्ला में फेल हो जाता है। 60% विद्यार्थी हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में हिंदी में फेल होते हैं। क्यों? चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात है कहीं कोई चीज है जो हमसे चूक हो रही है, क्योंकि हमारी जड़ एकदम खोखली है। क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं ये हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे। बच्चों के दिमाग में भी एक जहन में एक चीज बैठ गई है कि अंग्रेजी के बिना तो कैरियर नहीं हो सकता। मैं साक्षात खड़ा हूं आपके सामने, मुझसे बढ़िया कैरियर किसी का नहीं होगा, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। और मैंने कोई भाषा नहीं सीखी और दुनिया का कोई बड़ा जटिल विद्वान नहीं जिस पर मैंने किताब नहीं लिखा, जिस पर अंग्रेजी में लोग किताब देखने से कांपते हैं हाथ जिनके, उन पर मैंने किताब लिखी। लेकिन मैं अंग्रेजी सीखने नहीं गया। मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, आप बोलेंगे मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं जीत करके मैंने सीखा नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैं हिंदी पढ़ के सर्वाइव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जो मैं चीज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि भाषा के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। नौकरी तो सब कर लेते हैं, गधा भी कमा लेता है, पशु भी अपना पेट भर लेते हैं। भाषा हमें मनुष्य बनाती है और भाषा को अर्जित करना होता है। हमने क्या किया कि भाषा को अर्जित करने का काम हमने छोड़ दिया। तो हिंदी जब आप अर्जित नहीं करेंगे तो हिंदी भाषी के घर में पैदा होने से आपको हिंदी नहीं आएगी, आप लाख उत्सव बनाएंगे। भाषा अर्जित करनी पड़ती है और ये चीज बेसिक है जिसे कि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी संस्कार, कोई भी एटिकेट, आप जब तक अर्जित नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि हम तो स्त्री हैं तो हम स्त्री के बारे में जानती हैं, मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष के बारे में जानता हूं, ये हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के बारे में जानते हैं। जी नहीं, ये कोई वंशानुगत नहीं है कि आप हिंदी में दाखिला लिए तो आप हिंदी जानते ही होंगे, आप स्त्री हैं तो स्त्री के बारे में जानती ही होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी जो बुनियादी खूबी है जिसमें कि आपको हर चीज अर्जित करनी पड़ती है, तो दूसरी चीज हमें अर्जित करने की स्पिरिट अपने अंदर पैदा करनी है। तीसरी चीज और काम की चीज, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बाप के जैसा बनना नहीं चाहता और कोई लड़की अपनी मां जैसी नहीं बनना चाहती। कहीं से होना चाहिए कि अगर पूछा आप किसी लड़की से पूछ के देख लीजिए कि आप अपनी मां जैसी बनना चाहती हैं, तत्काल कहेगी नहीं। कोई मां अपनी बेटी को अपनी जैसा बनाना नहीं चाहती, कोई तो बात होगी, कोई चीज तो घट रही है हमारे बीच में। थर्ड चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर पूरे आधुनिक व्यक्तित्व का, आधुनिक समाज का विकास टिका हुआ है और इस पर सबसे ज्यादा खतरा है। आपने अगर अपने अंदर से खोज की,
सर्च करने की अभिलाषा अगर खत्म कर दी तो आप तय मान लीजिए कि आप लड़ाई हार जाएंगे। आप दौलत पैदा कर सकते हैं लेकिन आप व्यक्तित्व पैदा नहीं कर सकते। आप जैसे गूगल में जाते हैं ना, सर्च करते हैं, मैं उस सर्च की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अपने अंदर, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं जिज्ञासा, प्रश्नाकुलता, हमने सवाल खड़े करने बंद कर दिए हैं। ये सारी दिक्कतें यहाँ पर सर ने कहा मान लिया, क्यों मान लिया भाई? क्या ऐसी बात है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक मत होते हैं? मैं तो एक मत नहीं होता। व्यक्तित्व के विकास के लिए असहमति का होना बेहद जरूरी है और असहमति के स्वर में बोलना और सोचना बेहद जरूरी है। जो महात्मा बुद्ध कहते थे, हर चीज पर संदेह करो, जो कहा जा रहा है उसको आंख बंद करके मानो मत, हर चीज पर संदेह करो। हमने क्या किया? महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाएं सीख ली, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी चीज अगर सीख ली होती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। तो वो कौन सी चीज थी? सिर्फ संदेह। हम हर चीज को संदेह की नजर से देखते और फिर खोज करना शुरू करते। हमें ये संदेह करना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका कोई आउटकम भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो विद्यार्थी क्लास में आ रहे हैं, आप अगर संदेह नहीं करेंगे तो आप इसकी दरारों को, इसके अंदर जो कमजोरियां हैं उनको आप पहचान नहीं सकते। इसलिए जब आप खड़ी बोली हिंदी, मातृभाषा वगैरह वगैरह इन सब बातचीत करें तो आप ये बेसिक चीज जिक्र करें। मुझे संजीव जी ने एक विषय सजेस्ट किया था, मैं 2-4 बातें उसके बारे में बताऊँ। वो विषय उनका ये था, उनका कहना ये था कि कुछ प्रेम के बारे में बताइए, कुछ स्त्री के बारे में बताइए, कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताइए। ये खड़ी बोली हिंदी और ये भाषा के बारे में तो जानबूझ के मैंने छेड़ा, क्योंकि ये पूरा आयोजन उसी का है, क्योंकि इसके बिना बात होगी। आप में से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सबने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं जिसने वो फिल्म नहीं देखी नहीं। अरे बाबा तू देख ले, ऐसा क्या है, तो फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पर, देख ले। आप याद कीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में आई, और जब ये फिल्म आई तो 1995-96 में ही इंटरनेट आया। जब आपने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई कि पेज कहां फंसा हुआ है। इंटरनेट जो आया और इंटरनेट जो चीज पैदा की हमारे बीच में, जो कभी बहुत ही प्रोमिनेंटली हमारी लाइफ में आ चुकी है, वो ये पैदा की कि संजीव जी का कहना ये था कि ये जो प्रेम, स्त्री और सोशल मीडिया, ये आपने 3 एरिया मुझे सजेस्ट किए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में उन तीनों को एक साथ बांध के रखूं, जो उलझने हो वो पढ़ें और फिर हम बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म याद आई। संयोग की बात है कि जिस साल वो लॉन्च की गई उसी साल इंटरनेट भी भारत में लॉन्च किया। अब आप सोचिए, इंटरनेट में प्रेम कैसा है और दिलवाले दुल्हनिया में प्रेम कैसा है। इंटरनेट ने जो हमें शिक्षा दी और इंटरनेट ने जो हमारे जहन में उतारा, बाया गूगल, बाया तमाम किस्म के सोशल मीडिया नेटवर्क, तमाम वेबसाइट, तमाम पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स, इन सबके जरिए जो हमारे बीच में जो चीज उतारी वो कौन सी चीज थी? प्रेम माने सेक्स। और ये चीज कूट कूट के जहन में उतार दी गई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस मामले में हिस्टोरिकल फिल्म है, वह इस प्रेम माने सेक्स की धारणा को सीधे चुनौती देती है और वो प्रेम की एक नई धारणा हमारे बीच में प्रचारित करती है, वह रोमांटिक प्रेम। याद कीजिए सिमरन और शाहरुख खान की सिर्फ फिल्म, अब आप मेरी नजर से देखिए, वहां कोई वो
सेक्स जैसी कोई चीज घटती ही नहीं, पूरी फिल्म में नहीं घटती। ऐसी फिल्म आई पहली बार इतने बड़े स्केल पर आई कि जिसने कि बार बार रिपीट ऑडियंस पैदा की। मैं जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई थी, मैं उसी दिन कलकत्ते में मैं देखने गया था सन्मुख से, क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया मुझे लिखना भी रहता है, तो मेरे बड़ी दिलचस्पी थी, तो मैं जाके देखा तो सारी चीजें दिनों लगातार हाउसफुल। अब आप सोचिए कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि रोमांटिक प्रेम क्या होता है। क्या चीज है उसमें जो इंपॉर्टेंट है? सिमरन और शाहरुख के बीच में, काजल और शाहरुख के बीच में कौन सी चीज है इंपॉर्टेंट जो घट रही है उस पूरी फिल्म में थ्रू आउट? कोई लड़की या लड़का कोई बताए मुझे, जस्ट मैं देखना चाहता हूं, जस्ट मतलब उसे उत्तेजित करने के लिए। कोई चीज याद है? कोई चीज याद है? सिर्फ एक चीज है, दोनों एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं। रोमांटिक प्रेम, एक दूसरे को नहीं जानते थे, अनजाने थे। किनके बीच में प्रेम होता है? दो अलग। वो कहां होता है रोमांटिक प्रेम? पंजाब के गांव में। यानी लड़ाई कहां है? रोमांटिक प्रेम की लड़ाई कहां है अभी? आप सोचिए, उस जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी, मुझे नाम याद नहीं है उस लेखक का, जिसने भी वो सब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोमांटिक प्रेम का जो रणक्षेत्र चुना गया वो पंजाब का गांव चुना गया है, और वे लोग विदेश से आते हैं, उनकी कल्चर अलग है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। और जो चीज बार बार क्रिएट की जाती है वो अचानक उसके घर में घुस जाता है हीरो, और वो क्या करता है? छोटे छोटे काम करता रहता है, इस काम में हाथ बटाऊं, उस काम में हाथ बटाऊं, तो कोई उसकी बुरी हरकत नजर ही नहीं आती, तो वो घर के कामों में हाथ बटाता रहता है, और वो सिर्फ मन ही मन प्यार करता है, शरीर नहीं है कहीं। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं है। वो साफ कहता है कि मैं परमिशन के बिना लेकर नहीं जाऊंगा। अभी जो जल्दी रहती है ना कि पसंद आया और भाग लिए, तो बाद में ले लेने की मची रहती है दोनों में। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में एक चीज बिठा दी गई है, प्रेम माने सेक्स, और सेक्स माने शरीर। आप गीता रामायण से मत सीखिए, आप सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रेम का मतलब क्या होता है। तो पहली बार एक नया फिनोमेना हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी फिल्म ने पोच किया, जिसे हम लोग रोमांटिक प्रेम कहते हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न कल्चर के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक अन्य चीज जो उसने पोस्ट की, वो ये कि दोनों की अपनी एक ऑटोनॉमी है। लड़की की भी एक स्वायत्तता है और लड़के की भी स्वायत्तता है। दोनों अपनी स्वायत्तता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रोमांटिक प्रेम की बात की जाए या प्रेम की बात की जाए तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? स्त्री पुरुष दोनों की स्वायत्तता और उनके गुण। बार बार दोनों के टैलेंट बीच बीच में आते रहते हैं। लड़की का भी आता रहता है, लड़के का भी आता रहता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्यार करना चाहते हैं लेकिन हम ख्याल करना नहीं चाहते, केयर करना नहीं चाहते। और ये एक ऐसी चीज थी। और प्रेम कहाँ होता है जो कि उस पूरी फिल्म में छाया हुआ है। मैं उस फिल्म को मैं बार बार कहता हूं कि
यंग लड़कों को जिन्होंने नहीं देखा उसे बार बार देखना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेट का जो दुष्प्रभाव है वो निकालने में फिल्म एक तरह से मील का पत्थर है। हिंदी वाले शिक्षक थोड़ा सा मतलब ये वो रीतकाल से आगे नहीं आए, हम रीतकाल में जाते नहीं, हमें रीतकाल की जरूरत नहीं। एक अन्य चीज जो उस फिल्म में मुझे लगी वो ये कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति कंसर्न उनका होता है। एक तो वो केयर करते हैं और दूसरा वो एक दूसरे के प्रति कंसर्न फील करते हैं, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हो क्या गया है, शादी तो हो जाती है हमारी, प्रेम भी हो जाता है, लेकिन हमारा कंसर्न नहीं होता। हम साथ रहते हैं लेकिन कोई कंसर्न नहीं होता कि लड़की की क्या जरूरत है और लड़की की क्या जरूरत है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी कि फिल्म की ब्यूटी ये थी कि उसने कंसर्न और केयर के भावबोध को, जो कि मानवीय सभ्यता का सबसे मूल्यवान भावबोध है, रोमांटिक प्रेम का सबसे मूल्यवान एलिमेंट है, उसे एकदम सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और इसी वजह से जिसने वो फिल्म देखी, एक बार नहीं देखी, मैंने भी कुछ 3 बार देखी, इधर में टाइम नहीं था मेरे पास, अंत में फिल्म देख के ही बोलता नहीं। तो जो चीज समझने की है वो ये कि अगर हम मेल हो या फीमेल हो, आप शाहरुख खान की एक्टिंग देखिए, वो सबके प्रति कंसर्न है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिमरन के प्रति कंसर्न बोध है उसका, परिवार में जितने लोग हैं सबके प्रति उसके अंदर कंसर्न का भाव, और ये चीज सबसे मूल्यवान चीज है जो कि प्रेम में एकदम गायब हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी चिंता करते हैं, अपनी प्रेम का भी चिंता करते हैं, अपने प्रेमी की चिंता करते हैं, और बाकी किसी कंसर्न से हमें लेना देना। और इसने एक नई मुसीबत समाज में पैदा की। इसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि पारिवारिक बेहतर और तेजी से बढ़ा है, स्त्री पर उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 1994-95 के बाद में ये घटनाएं ज्यादा घटी हैं जिसमें स्त्री का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ है। सिर्फ ये 2 चीज अगर हमारे जेहन में होती, पुरुष के नाते और स्त्री के नाते, स्त्री पर भी ये चीज लागू होती है, कंसर्न और केयर। ये दोनों चीजें अगर हम लागू कर पाते तो ना इनको तकलीफ होती ना मुझे तकलीफ होती। अब हमने क्या किया कि हम सब भूल गए, कहीं शोहरत आई बीच में, कहीं पैसा आया बीच में, कहीं जो है पद आया बीच में, कहीं शरीर आया बीच में, लेकिन कंसर्न और केयर ये हम भूल गए। और इसी ने हमें बहुत छोटा और बहुत ही पाशविक वृत्ति का मनुष्य बनाया। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, जैसा कि संजीव जी ने कहा, वो फैक्ट है, मैं छुपाता नहीं हूँ उसे। मैंने नेगेटिव बातें बहुत देखी है उसका, मैं लेकिन अभी पॉजिटिव बात बताऊंगा। सेम मैं वीडियोस किए हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेके, वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि सब लोग नए हैं और वो सोशल मीडिया में नए जाते हैं, फेसबुक में सबके फेसबुक अकाउंट है ना, बहुत अच्छी है, बाकी सबके हैं, विद्यार्थियों के सबके हैं। सोशल मीडिया की अच्छी बात यह है कि एक वो बहुत ही पावरफुल मीडियम है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वहां विभिन्न विचारों के समूह हैं। कुछ लोग साम्यवाद को मानते हैं, कुछ लोग मार्क्सवाद को मानते हैं, कुछ लोग मोदी को मानते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को मानते हैं, कुछ लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं। इस तरह के अलग अलग किस्म के आइडियोलॉजिकल
समूह हैं। तो सोशल मीडिया पर लिखते समय या सोशल मीडिया पर पढ़ते समय या इंटरनेट पर पढ़ते समय जहां आइडियोलॉजिकल कंसर्न या आइडियोलॉजिकल केंद्रित सामग्री होती है, उससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो वो एक ही किस्म के नजरिए से देखने के लिए आपको तैयार करती है और उससे असुविधाएं ज्यादा होती हैं। हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की पहली शर्त है जिसे हम लोग फील करते हैं, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास में चुनने का शऊर भी हो, क्या चीज चुने और क्या चीज न चुने। अगर आप एक ही किस्म की आइडियोलॉजी की चीजें पढ़ेंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें प्रक्षेपित करेंगे, संप्रसारित करेंगे, तो आप तय मानिए कि आप बहुत खराब व्यक्ति बने, वो चाहे जिस विचारधारा के लोग। मुझे क्या बनना चाहिए हिंदुस्तान में? मुझे क्या बनना चाहिए? 75 साल है ना, क्या फीलिंग होनी चाहिए? मैं तो प्रोफेसर हूं, मतलब मुझे कम घमंड नहीं है वैसे प्रोफेसर होने का। किताबें भी लिखी, ये मेरी क्वालिटी है जी नहीं। लोकतंत्र के विकास के लिए और लोकतंत्र के निर्माण के लिए और इस समाज के निर्माण के लिए जो चीज जरूरी है, मुझसे अच्छा हिंदू नहीं है कोई। मैं चतुर्वेदी हूं, मेरी बहुत सारी दीक्षाएं हुई हैं, मेरे पास 3-3 मंदिर है, किसी के पास एक मंदिर भी नहीं होगा। मेरी सारी लाइफ गुजर गई पूजा करते हुए। जीवन किससे चलेगा? हिंदुस्तान के नागरिकों का जीवन किससे चलेगा? हिंदुस्तान के पेड़ पौधे किसके आधार पर सांस लेंगे? सब ईश्वर की कृपा से। सॉरी, आपने एक संविधान बनाया है। हिंदुस्तान की अब हर चीज उस संविधान की अवधारणाओं के तहत व्याख्यायित होगी, और हिंदुस्तान के संविधान में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे मान्यता दी गई है, और वो है नागरिक। मैं जब सोशल मीडिया में दाखिल हूं तो मेरी कोशिश यह होनी चाहिए कि मैं नागरिक की तरह दाखिल हूं, और नागरिक के जो अधिकार है उनको मैं संयोजित संबोधित करने के लिए जो संभव है वो काम करूं। मुझसे लोग बार-बार पूछते हैं, मैं लिखता नहीं कि मैं नागरिक की तरह पार्टिसिपेट करता हूं, मैं किसी प्रोफेसर की तरह या मैं किसी आइडियोलॉग की तरह। मैं खूब लिखता हूं मोदी के खिलाफ में, मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूं, कम्युनिस्टों के खिलाफ में भी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं लिखता हूं। लेकिन मैं पार्टिसिपेट किस नाते करता हूं, किस हैसियत से करता हूं, मेरी पहचान कौन सी है? सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करते समय अगर आप अपनी पहचान एक नागरिक की पहचान बनाएंगे तो आप सोशल मीडिया का ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नागरिक की पहचान ही आपको आपके संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकारों का बोध पैदा करने में मदद करती है। ये देश धर्मशास्त्र से नहीं चलता, ये देश गीता और रामायण से नहीं चल रहा। ये देश किससे चल रहा है? संविधान से, और संविधान को हमने बड़ी मशक्कत और स्ट्रगल के बाद अर्जित किया और बनाया है। जिसे हम लोग कहते हैं ना भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। तो पहली बार अंग्रेजों ने जब इंडियन पेनल कोड बनाया तो उन्होंने 2 काम किए बड़े अच्छे। एक तो यह कि हिंदुस्तान में कानून नहीं था, राजाओं के अपने मन माने कानून थे, विभिन्न रजवाड़े थे। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने पहला काम यह किया कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के नाम से उन्होंने एक कानूनी आचार संहिता लागू की। इसमें तमाम किस्म के अपराध और उनके लिए दंड के प्रावधान है, तो उससे आराम से चलेंगे।
तो पहली बार यह हुआ कि जब आधुनिक बने तो हमारे यहाँ एक समान न्याय पूरे देश के लिए, एक समान कानून पूरे देश के लिए। और वो कानून कौन सी चीज देखेगा? पहले कौन सी चीज केंद्र में? उसके नागरिक और सिर्फ नागरिक बोध। तो सोशल मीडिया पर जाते समय हमें नागरिक बोध अर्जित करने की दिशा में सबसे अधिक पहल करनी चाहिए। दिक्कत क्या होगी कि हम जाते ही पहली बार इस मेरे सोशल मीडिया में सब तरह की रंगत के लोग हैं मेरे दोस्त, सभी आइडियोलॉजी के लोग हैं। अभद्रता करते हैं, ब्लॉक कर देता हूँ। मैं अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ दोस्तों को ब्लॉक कर देता हूँ अगर वो गाली देंगे तो। लेकिन अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो कौन सी चीज जरूरी है? अन्य को जानना जरूरी है, अन्य के विचार जानना जरूरी है। अन्य कैसे सोचते हैं? मान लो मैं किसी विचारधारा को मानता हूं तो मैं अपनी विचारधारा के बारे में तो पढ़ूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के नाते कि मैं अन्य की विचारधाराओं को भी पढ़ूं और जानूं, उनके बारे में भी अपनी समझ बनाऊं। अभी मुश्किल ये हो गई कि हम सोशल मीडिया पर तो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग एकदम खाली है। जैसा कि उन्होंने नाम दिया है ना उसका, यूजर। हम यूजर की तरह जाते हैं, हम क्लिक करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सारी दुनिया में लोग इस बात को लेके चिंतित हैं कि सोशल मीडिया में जाएं लोग, फेसबुक पर जाएं लोग, फेसबुक पर लिखें, तरह तरह की विचारधाराओं पर लिखें, तरह तरह के विचारों पर लिखें, एक तरह के विचारों पर न लिखें। मुसीबत एक दूसरी होगी। आप में से जो लोग हैं, दोस्त, सबके पास मोबाइल है। अगर आपका दोस्त बीमार पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? मोबाइल से फोन करके पूछते हैं ना क्या तबीयत कैसी है? घर जाके नहीं पूछते। तो दिक्कत क्या हुई है? मोबाइल आने के बाद में, इंटरनेट आने के बाद में, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद में दिक्कत यह हुई है कि हमारी अपने दोस्त से दूरी ज्यादा बढ़ी है। वो बीमार भी होता है तो हम उसके पास नहीं जाते, दूर से पूछ लेते हैं, हमें खबर ले लें। तो दूसरी चीज जो घटी है वो ये घटी है कि हम रहते जरूर है सोशल मीडिया में, हम रहते जरूर है ऑनलाइन हर समय, लेकिन कभी मिलते नहीं, और दुख के साथ तो एकदम नहीं मिलते। तो इसका जो दूसरा साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमारे बीच में अलगाव बढ़ा है। हम जो दिखाई दे जाता है वहां उसी को हाई कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, गाली दे लेते हैं, जो कुछ है वो वहीं इंटरनेट पर ही सिलेक्ट लेता है और हम उसके बाद फ्री हो जाते हैं कि हमारा काम तो हो गया। आखिरी चीज और बहुत ही सीरियस चीज जो कि इंटरनेट ने की है और सोशल मीडिया ने की है, बातें बहुत सारी हैं। जब से ये मोबाइल आया है ना तब से एक काम हुआ है, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं तो परेशान हूँ। हमने सुनना बंद कर दिया है, अब हम सिर्फ फोन से। आप लास्ट समझाइए, लड़की के दिमाग में ये बात नहीं आती। आप कहिए बेटा जाके देखो सूरदास का ये पद पढ़ना और देखो ये किताब है, वहां ये किताब है, पहले किताब निकालना फिर देखना। वो किताब से हाथ ही नहीं लगाता, जाता है गूगल में सर्च करता है, निकालता है, देखता है, उसका सीधे लिख देता है। फर्स्ट क्लास के एमए में नंबर है, 70% 75% नंबर है, लेकिन उसका फ्रेंडशिप की तो मालूम पड़ा पाठ्यक्रम की किताब नहीं है, बाकी किताब की बात छोड़ दी। एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ये 17 साल के नौजवान की कहानी है जिसने हिंदुस्तान बनाया। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान 17 साल का नौजवान बना सकता है? राजा राममोहन राय ने
17-18 साल की उम्र में जब पहली बार ये कहा कि मैं सती प्रथा का विरोध करता हूं, तो उसके पिता ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब राजा राम मोहन राय के सामने, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, ये तमाम जितने प्रधानमंत्री हुए इन्होंने आधुनिक भारत नहीं बनाया, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। जब उसके सामने उसकी भाभी जिंदा जलाई जा रही थी, सती की जा रही थी, राजा राम मोहन राय ने प्रतिवाद किया, रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने, तो राजा राम मोहन राय ने प्रण दिया कि मैं अब सती प्रथा का विरोध करूंगा और इसे खत्म करके छोड़ूंगा। आप सोचिए, पिता ने घर से निकाल दिया 18 साल के लड़के, राजा राम मोहन राय दोबारा लौट के घर नहीं गए। 18 साल के लड़के ने हिंदुस्तान के उस साम्राज्य को हिला दिया जिससे सारे लोग डरते थे। अंग्रेजों की सरकार को कानून बदलने के लिए मजबूर कर दिया उसने। आप कल्पना कीजिए, कलकत्ते में मुश्किल से कुछ हजार लोग निकलते थे राजा राम मोहन राय के समर्थन में, और सती के समर्थन में निकलते थे 50-50 हजार लोग। जीता कौन? आधुनिक भारत किसने बनाया? उन लोगों ने नहीं जो सती प्रथा के पक्ष में खड़े थे, उस नौजवान लड़के ने जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जिसे आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं ना, वो पहला व्यक्ति था 20 साल की 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसने इस्लाम धर्म की आलोचना लिखी। उसने 18-19 साल की उम्र में हिंदू धर्म की आलोचना लिखी, उसने ईसाई धर्म की आलोचना लिखी, उसने तीनों धर्मों की आलोचना लिखकर जनता को शिक्षित किया। आज की स्थिति क्या है? हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं। राजा राम मोहन के पास तो मोबाइल नहीं था, पिता का समर्थन भी नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था कि मैं समाज को बदलूंगा। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति सती प्रथा का समर्थन करता था और मुखिया था सती प्रथा के समर्थन का, उसकी बेटियां नहीं पढ़ती थी। राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं आपकी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूं। आप विश्वास करेंगे, उस व्यक्ति ने घर आने दिया, कहा कि आप पढ़ाइए, पढ़ सके तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा सोचिए, बाहर लड़ाई हो रही है और वो घर में जाके उनकी बेटियों को पढ़ा रहे, क्योंकि स्त्री को पढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। वैचारिक लड़ाइयां अपनी जगह और मानवीय प्रेम अपनी जगह। जिससे सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी, उस व्यक्ति की बेटियों को राजा राम मोहन राय ने स्वयं घर जाके पढ़ाया। मुकेश अंबानी के पास बहुत दौलत है, अदानी के पास उससे भी ज्यादा दौलत है। राजा राम मोहन राय के पास कोई दौलत नहीं थी। हिंदुस्तान का पहला आधुनिक कॉलेज खोला उस नौजवान लड़के ने। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आधुनिक विषयों की शिक्षा हमें दी जाए, वो चाहते थे कि फारसी पढ़ाई जाए और संस्कृत पढ़ाई जाए। लॉर्ड मेकाले, जिसका नाम आप लोग सुनते हैं, लॉर्ड मेकाले ने बाकायदा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव किया कि भारत में शिक्षा पर जिस पर खर्च होगा वह संस्कृत शिक्षा होगी और फारसी की शिक्षा होगी। आधुनिक विषयों की शिक्षा उसमें शामिल नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक विषयों का कॉलेज अपने पैसे से लोगों से कलेक्ट करके खोला। उम्र कितनी थी? एक नौकर आदमी, एक सामान्य आदमी। यह आधुनिक भारत किसने बनाया? आप कलकत्ता जाइए मेरे कहने से कभी, और जहां कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके आसपास के पूरे इलाके को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, देख के आश्चर्य होगा। अभी तो हालत यह है कि एक आदमी एक पैसा लगाता है कॉलेज में और वो चाहता है कि उसका रिटर्न आता है 10 लाख दे तो बदले में 20 लाख आए। आप सोच सकते हैं, जिस समय जो कॉलेज खोले गए उस समय वहां उन कॉलेज से निकलने वाले हजारों हजार विद्यार्थी जीनियस बने, जीनियस, जिन्होंने सारी दुनिया को एकदम अपनी विद्वता से प्रभावित किया।
बात कह रहा हूं, उनको अपनी भाषा से भी प्रेम था, उन्हें अपने देश से भी प्रेम था, उन्हें अपने समाज से भी प्रेम था। और राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से ज्यादा तो इस चीज से प्रेम कोई कर नहीं सकता। स्कूल इंस्पेक्टर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, किससे सीखेंगे आप लोग? हम लोग किससे सीखेंगे? पहला काम करते हैं, जहां जाए वहां इस लड़कियों का स्कूल, लड़कियों को घर से बाहर निकालो। जो औरतें पढ़ नहीं पाती थी, आप जान लीजिए जमींदारों की औरतें जिनके पास में बेशुमार पैसा था, वो चुपचाप छुप छुप के ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बुला के अपने गहने की पोटलियां दे देती थी कि ये ले जाओ, ये काम आएगा। आज स्थिति है कि कोई आदमी एक सामान्य सा पैसा देता है तो कहता है बदले में मुझे 10 मिलेंगे तब दूंगा। कैसा खुदगर्व समाज हमने पैदा किया है। आज जिस पर गर्व करते हैं ना, स्त्री शिक्षा, उस समय स्त्री शिक्षा 0 थी। हिंदुस्तान में स्त्री शिक्षा थी ही नहीं, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, और वो भी बंगला मीडियम में, सवाल ही नहीं है। अंग्रेजी के एक से अच्छे अच्छे विद्वान पैदा हो, सवाल ही नहीं है हिंदुस्तान में, सारे लोग अंग्रेज थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं सिर्फ इस एक चीज की वजह से कह रहा हूं, ये यंग एज होती है, इस यंग एज में अगर आपने अपने अंदर कोई जज्बा पैदा कर लिया, कोई उत्साह का बीज वपन कर लिया कि मुझे ये करना है, तो आप तय मानिए वो कर लेंगे। मैं तो संस्कृत पाठशाला पढ़ता था, मैं इस कॉलेज में, ये मेरा ऑफिशियली दूसरी बार भाषण। मैं जब 84 में जब जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना, तो इस कॉलेज ने मुझे बुलाया। मैं 84 में यहाँ आया और मेरे इसी कॉलेज में मेरा लेक्चर हुआ था। हाँ, उसके पहले मैं छात्र नेता के नाते, छात्र एक्टिविस्ट के नाते मैं इस कॉलेज में खूब आता था, खूब लोगों से मिलता था, खूब एक्टिविटीज थी, लेकिन हमारी सब क्रिएटिव एक्टिविटीज थी। आप ये तय मान लीजिए, अगर आप छात्र के नाते आपके पास में कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं है, तो आपके पास में कहीं से भी पावर या शक्ति नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी। इंटरनेट में कोई क्रिएटिव ऊर्जा नहीं है। ये मैं अपने 20 साल के अध्ययन के बाद आपको बता रहा हूं। इंटरनेट पर आप जितना रहेंगे, आप तय मान लीजिए उतना ही आप लूज करेंगे। पहली चीज लूज क्या करते हैं हम लोग? समय। दूसरी चीज जो बड़ी लूज करते हैं वो क्या करते हैं? पैसा चार्ज करते हैं। आपका जेबी उठता है 42 रुपए 45 रुपए जो भी आपका लगेगा वो बहुत ज्यादा है। एक अच्छे आदमी बनने के लिए जो कि हमने सीखा, जो अभी तक लागू किया, अभी तक लागू करता हूं, मैं रिटायर हो गया, मैं कहता हूं मैं बेरोजगार प्रोफेसर हूं। शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका सालाना किताब का बजट होना चाहिए, उनका पर्सनल किताब की परचेजिंग का बजट होना चाहिए, वो चाहे जैसी किताब खरीदे। हुआ ये है कि हमारे अच्छे घर बने हैं, हमारे खूब संपत्ति है हमारे यहाँ, लेकिन किताबों की कोई अलमारी नहीं है, किताबें नहीं है, जेवर है, गहने हैं, सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन किताबें नहीं है। आप क्या मानिए किताब के बिना मनुष्य नहीं होता। तो हमने एक ऐसा समाज बनाया, एक ऐसा मिडिल क्लास बनाया, एक ऐसा शिक्षित वर्ग बनाया जिसके पास में पुस्तक और पुस्तक के लिए कोई जगह ही नहीं बची। कम से कम, ज्यादा ना सही, साल में 2 किताब तो विद्यार्थी खरीद सकते हैं कि साहब हर साल हम 2 किताब जरूर खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम गीता प्रेस गोरखपुर की किताब खरीद लाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब घर में आनी चाहिए। किताब की गंध, उसकी खुशबू आप उसे महसूस करें। अभी जो नया जो विद्यार्थी है, नया जो शिक्षक है, उसकी ट्रेजेडी है, उसको किताब की गंध ही नहीं मालूम। समाज का ऐसे ही बन गया, बिना किताब पढ़े, बिना किताब लिखे, बिना किताब संकलित किए। पहले तो पैसे भी कम थे, हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे होते थे, लेकिन तब भी किताब जुगाड़ करते थे। हिंदी की सार्थकता स्त्रियों के संदर्भ में खासतौर पर कह रहा हूं।
स्त्रियों में हिंदी में जिसे कहते हैं ना उपन्यास जनप्रिय नहीं है। क्यों नहीं? बंगाल में उपन्यास क्यों जनप्रिय? सारी दुनिया में जहां पर भी उपन्यास जनप्रिय है उसका एक बड़ा कारण है कि औरतें उपन्यास पढ़ती हैं। और हिंदी में उपन्यास जनप्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी भाषी जो औरतें हैं वो उपन्यास नहीं पढ़ती। समाज बनाना चाहते हो, समाज को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हो, उपन्यास नहीं पढ़ोगे तो समाज लोकतांत्रिक नहीं बनेगा, पाठक लोकतांत्रिक नहीं बनेगा, ये स्त्रियां लोकतांत्रिक नहीं बनेंगी। आप जान लीजिए, सिर्फ एक अनुभव बता रहा हूं। सोवियत संघ में 60 साल तक एक पार्टी का शासन था, एक ऐसी पार्टी का शासन जिसने हिटलर को हराया था, एक ऐसी पार्टी जिसने सोवियत संघ को महान ताकतवर देश बनाया था। आज उससे ज्यादा ताकतवर देश कोई नहीं है, हर क्षेत्र में सबसे आगे। महिलाओं ने तय किया एक दिन कि हम कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं चाहते, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अच्छा, ये कब तय किया? 60 साल तक औरतों को बाकायदा सरकारी भोजनालय में खाना मिलता था, हर बच्चे को 3 किलो दूध आता था घर में, सारी शिक्षा फ्री, एजुकेशन फ्री, नौकरी, वजीफे, हर चीज की गारंटी और घर भी फ्री। इसके बावजूद औरतों ने कहा कि हमें शासन नहीं चाहिए, हमें अपना चूल्हा चाहिए और अपना घर चाहिए। तो बढ़ते उसमें 2 करोड़ लोग अकेले सोवियत संघ के लोग बने थे, और उस देश में जिसको खड़ा किया औरतों ने, उन औरतों ने तय किया कि अब हमें अपना चूल्हा चाहिए, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि डेमोक्रेसी आएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। सरकार ही नहीं गिरी, सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये डेमोक्रेसी आई कहां से? तो कोई विपक्ष नहीं था, कोई विज्ञापन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। सिर्फ एक चीज, औरतें सबसे ज्यादा उपन्यास पढ़ती थी। रेगुलर लीजिए, ये औरतें सबसे ज्यादा जनतांत्रिक हो जाएंगी। बंगाल क्यों ताकतवर है? बंगाल क्यों आगे चला गया? बंगाल के हर घर में आप किसी भी स्त्री से बात कीजिए जो शिक्षित महिला है, जो हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, आप किसी भी घर में जाइए, आपको वहां बंकिम, शरदचंद्र, रविन्द्रनाथ की रचनाएं आराम से मिलेंगी। आप किसी भी इलाके में जाइए जहां जनरल स्टोर की दुकान होगी, उसके पास में जो जहां सामान्य सी स्टेशनरी की दुकान होगी, वहां पर भी आपको साहित्यकार की किताबें मिल जाएंगी। और आप क्या शहर में जाइए, अभी आप यहां से निकलिए, शहर में निकलिए कि मुझे प्रेमचंद की किताब खरीदनी है, आपको पूरे शहर में किताब नहीं मिलेगी। तो आप डेमोक्रेसी लाएंगे कैसे? आप लोगों को मनुष्य कैसे बनाएंगे अगर किताब इजीली वॉकेबल रूप पर अवेलेबल नहीं है? बाटा का जूता मिल सकता है लेकिन प्रेमचंद की किताब नहीं मिल सकती, और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आपको जूता खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता, आपको हर कंपनी का जूता अवेलेबल होता है। आपको कोई कंज्यूमर आइटम खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं होता, सब चीज वॉकेबल रूप पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमने कैसा समाज बनाया जिसमें सबसे पहले जो चीज गायब हुई वो थी किताब, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जिससे स्त्रियां ताकतवर बनती थी, वो था उपन्यास। तो अगर औरतों को ताकतवर बनना है, वो किसी को भी वोट दें, वो योगी को वोट दें, वो राहुल को वोट दें, वो किसी को भी वोट दें, आई डोंट नो, सिर्फ उपन्यास पढ़े हुए। पर हम देखते हैं देश कैसे नहीं है। अगर ये समाज बदलना है, ये समाज का स्ट्रक्चर बदलना है, 2 चीज हो जाए, सिर्फ किताब घर में घुस जाए और ये औरत उपन्यास पढ़ने लगे। आप तय मान लीजिए समाज बदल के रहेगा और ये भाषा बच जाएगी। आप भाषा को आपको हिंदी दिवस के जरिए नहीं बचा सकते। भाषा तब बचेगी जब ये स्त्री अपनी भाषा के साहित्य से समर्थ बनेगी। और उपन्यास एक मॉडर्न मीडियम है। उपन्यास को हमने क्या किया कि इस औरत के जीवन से एकदम बेदखल कर दिया। अब जाइए पूरे इलाके में, आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्त्री के बीच में आपको उपन्यास दिखाई नहीं देगा। तो दिक्कत तो आएगी। तो मुझे डेमोक्रेसी चाहिए,
मुझे धर्मनिरपेक्षता भी चाहिए, मुझे संविधान भी चाहिए, मुझे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, मुझे पार्लियामेंट भी चाहिए, लेकिन मुझे तो एक लेखक के नाते मुझे घर में उपन्यास चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे घर का जब बजट बने उसमें किताब का बजट शामिल हो, चाहे 5 रुपए की किताब हो, लेकिन वो किताब का बजट शामिल हो। आप बच्चे के लिए मोबाइल के लिए पैसे दे सकते हैं, आप उसके लिए चार्ज करने के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन वह बच्चा, उसके अंदर ये चेतना हमने पैदा नहीं की कि उसे किताब भी खरीदनी है। आदमी कैसे बनेगा? पुस्तक के बिना मनुष्य नहीं बनता। सिर्फ पशु में और मनुष्य में एक ही चीज में फर्क है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। फर्क है कि मनुष्य सोच सकता है, और जो सोचता है उसके आधार पर वो अपने जीवन को बदल सकता है। पशु न सोच सकता है न जीवन को बदल सकता है, पशु पशु रहता है। तो अगर आपके पास किताब ही नहीं आएगी तो आप बदलेंगे कैसे? मैं तो नहीं समझ सकता। तो मुझे अगर पूछे तो मैं तो सिर्फ एक दो ही चीज सजेस्ट करूंगा, और तो उपन्यास पढ़ने लगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। वो चाहे जैसे उपन्यास पढ़े, वो थ्रिलर पढ़े, वो बाजारू उपन्यास पढ़े, वो प्रेमचंद पढ़े, शरदचंद्र पढ़े, जिसको इच्छा हो पढ़े, लेकिन वो उपन्यास पढ़े। और ये बच्चे, इनके बजट का हिस्सा किताब होनी चाहिए। आपके यहाँ कोशिश होनी चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में जो किताबें हैं वो किताबें खरीदे, आप नोट्स न खरीदें। आप करते क्या कि आप नोट्स खरीदते हो, नोट्स पर मेहनत करते हैं, और आप अपने टीचर को भी मजबूर करते हैं कि वो आपको नोट्स लिखाएं। नोट्स लिखाने की कल्चर से आप साहित्य को और संस्कृति को नहीं बचा सकते, और भाषा को तो एकदम नहीं बचा सकते। मैंने 28 साल पढ़ाया, लेकिन मैंने कभी नोट्स नहीं लिखा है। आप मुझसे अभी पूछिए, आप किसी विषय में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा जो एमए में कब मैंने पढ़ा है। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको पाश्चात्य अर्थशास्त्र पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने के बाद ही आप पंडित बनते हैं। लेकिन हमने स्थिति ये किया कि हम पंडित तो बन रहे हैं गैस के पकड़, नोट्स के जरिए। इस कल्चर से निकलेंगे तभी आप अपनी भाषा की रक्षा कर पाएंगे। ये जो अभी नरक दिखाई दे रहा है ना मिडिल क्लास में पूरे देश में, वो चाहे जिस भाषा का हो, वो क्यों है? डिग्रियां तो है, नौकरियां भी हैं, उसके पास में पैसा भी है, गाड़ी भी है, लेकिन किताब नहीं है। उसने किताब महसूस ही नहीं की। भाषा बचेगी कहां से? सॉरी, भाषा को बचाने के लिए किताब का मेरे पास आना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि अभी भाषा हमसे दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से बिना अच्छी शिक्षा व्यवस्था के हम अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपनी भाषा का विकास करना है तो हमें अपनी ये शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी। दूसरी चीज़ सर ने जो अपने वक्तव्य में कही कि प्रेम का इतना विकृत क्यों हो गया है आज, तो ये सत्य है कि उसमें अपना ममत्व है, अपना अपनत्व है। और क्योंकि वैश्वीकरण का युग है, संचार की क्रांति आ चुकी है, सूचना की क्रांति आ चुकी है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्राचीन समय में भाव में हमारे वो साकार रूप लेते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे वैश्वीकरण के परिणाम अच्छे भी हुए हैं तथा उसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। प्रेम की बात अगर की जाए तो भारत में हम देहवादी प्रेम की अगर बात करें तो जो दिखाई देता है वो केवल प्रेमी प्रेमिका एक स्त्री पुरुष में दिखाई देता है। वो माता के प्रति पुत्र का प्रेम या पिता के प्रति पुत्र का प्रेम या जो क्या कहते हैं और प्रेम होते हैं उसमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में एक माता का अपने पुत्र के प्रति देहवादी प्रेम और एक पिता का अपने पुत्री के प्रति देहवादी प्रेम का विमर्श भी चल रहा है, जिसे इलेक्ट्रा और पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय क्वेश्चन ये है, इस दुनिया का चाहे वो सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उद्योगपति हो, वैज्ञानिक हो या फिर साहित्यकार का हो,
आखिर वो बुक रीडिंग क्यों करता है? बुक रीडिंग का मुख्य कारण है एक संस्कृत में कहावत है, उसको हिंदी में भी लोग कहते हैं, यहाँ इस इलाके में खूब प्रचलित है, पाठ भूला क्यों, क्योंकि फेरा नहीं। किसी हम अभी भूले हुए बैठे हुए हैं ना, उसका कारण वही है। किताब होती है तो आप उसको बार बार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जितनी बार किताब पढ़ी जाएगी, चाहे जो किताब हो, उतनी बार नए अर्थ निकलेंगे। XYZ कोई भी किताब हो, जासूसी उपन्यास हो, वो साहित्यिक उपन्यास हो, वो कोई और चीज हो, जितनी बार पढ़ा जाएगा नए अर्थ निकलेंगे। इसलिए किताब का होना बेहद जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किताब के बिना आप इस समाज का निर्माण ही नहीं कर सकते। आज जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, वे इसलिए नहीं ताकतवर हैं उनके पास बम ज्यादा है, जी नहीं। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। सोवियत संघ में 1917 में जब अक्टूबर रेवोल्यूशन को क्रांति हुई, तो मैक्सिम गोर्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैक्सिम गोर्की बहुत बड़े लेखक थे दुनिया। तो मैक्सिम गोर्की लेनिन से मिलने गए। लेनिन उनके दोस्त थे। गोर्की कम्युनिस्ट नहीं थे, लेनिन कम्युनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में एक काम है। तो लेनिन ने कहा करो। सोच सकते हो क्या काम किया उस आदमी? वो लेखक था। उसने काम ये किया कि दुनिया की 160 भाषाओं में बिना उंगली के किताबें छपा के सारी दुनिया में बंटवाई। 1990 तक सोवियत संघ अकेला देश था जहां से 160 भाषाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें छपती थी, और यहां जो 5-5 रुपए की किताब मिलती थी 300, 400 पेज की, वो सिर्फ उसकी जो है जिसे कहते हैं डाक खर्च की कॉस्ट से ली जाती थी। किस पर खर्च किया सोवियत संघ ने पैसा? 60 साल तक सारी दुनिया में 160 भाषाओं का साहित्य, उसमें प्राचीन साहित्य भी था, उसमें मध्यकाल का साहित्य भी था, उसमें आधुनिक काल का साहित्य भी था। क्यों? क्योंकि अगर ये किताब घर घर पहुंचेगी तो लोग ताकतवर बनेंगे। अमेरिका ने काम नहीं किया, जर्मनी ने काम नहीं किया, बहुत ताकतवर थे, बहुत पैसा था इनके पास में, आज भी है। फ्रांस ने काम नहीं किया, वो सबसे ज्यादा आधुनिक था। किताब की ताकत को पहली बार आधुनिक काल में महसूस किया गोर्की ने, मैक्सिम गोर्की ने एक लेखक के नाते, और उसने ये प्रूफ किया कि सारी दुनिया में साहित्य फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जा सकता है। आखिरी चीज, पहले यह था कि किताब हमारे मन में थी, पोथी में थी, तो जो कुछ होता था उसके लिए प्रमाण कौन सा होता था? मतलब मैंने कुछ बोला, मैंने सही बोला या गलत बोला, इसका प्रमाण क्या था? तो पुराने जमाने में जब प्रेस नहीं आया था तो प्रमाण ये था कि वो इनके पास जाएंगे, पंडित जी के पास, साहब वो ये बात कह रहे थे, ठीक है कि नहीं है? तो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है या गलत है। जो ये किताब आने के बाद में पहली घटना ये घटी कि आज की डेट में अगर मैं आपसे गलत बोलूंगा, कोई रेफरेंस गलत दूंगा, तो आज की डेट में क्या है? आपके मोबाइल, आप फटाक से क्लिक करेंगे, आप टाइप करेंगे, आप पता करेंगे। मोबाइल नहीं था तो आप कोशिश करते थे, जाते थे, पहले जो बोला गया था उसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। किताब के आने के बाद में पहली बार हुआ कि प्रमाण जो है हमारे हाथ में था। और आखिरी बार, जब किताब नहीं थी तो लेखक को नहीं जानते थे, कवि के बारे में कितने जानते, कवि ने कुछ लिखा अपने बारे में? नहीं। आजकल तो एक दुनिया सा लेखक है, कोई किताब लिखता है तो वो पर्चे लिखता है, वो इतने साल हो गए यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पैदा हो गए, ये पिता थे, ये माता थी, ये किया।
पहली बार लेखक का उद्घाटन हुआ, लेखक सामने आया, लेखक का परिचय सामने आया किताब के आने के साथ। किताब के आने के पहले हम लेखक को नहीं जानते थे, और यही वजह है किताब आपके बीच में नहीं है इसलिए आप लेखक को नहीं जानते। किताब आ जाएगी तो आप लेखक को जान जाएंगे, और लेखक को जाने बिना हम कैसे रह सकते हैं। मेरा तो सलमान खान और आमिर खान से काम नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सलमान खान आमिर खान की फिल्म मत देखें, लेकिन मुझे ये तो जानना होगा राहुल सक्सेना ने क्या किताबें लिखी थी, मुझे ये तो जानना होगा प्रेमचंद ने क्या किताबें लिखी थी, मैं उन्हें छू के तो देखूं। और आप जब प्लेटफॉर्म पर जाकर क्लास करते हैं आपको मालूम है कि उसका डाटा कहाँ जाता है। अब आप सोचिए आप कॉलेज को भी फीस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को फीस दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आप डाटा भी खर्च कर रहे हैं। डाटा का पैसा कहाँ जा रहा है? उस कंपनी के खाते में, और ये ऑफिशियल डाटा है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने 2500 करोड़ रुपया इस बीच में अर्जित किया है। जी नहीं, मुझे क्लास चाहिए और क्लास में शिक्षक चाहिए, मुझे ऐप नहीं चाहिए। अगर ऐप इतना महत्वपूर्ण होता तो अमेरिका तो सबसे ज्यादा समझते हैं, अमेरिका में क्लास सबसे पहले उठा दी गई होती। अमेरिका में बाकायदा फेसबुक वालों ने जो फेसबुक लॉन्च करने के पहले 3 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि एजुकेशन को क्या हम इंटरनेट के जरिए दे सकते हैं। आप जान लीजिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, इसके जरिए एजुकेशन नहीं दी जा सकती, और जो दी जाएगी बहुत खराब होगी। परिणाम सामने है। क्या परिणाम है उसका? उसका पहला परिणाम यह है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, सिर्फ नकल करते हैं, मास कॉपिंग हो रही है। मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मुझे बच्चे नकल करें, मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बना कि मेरे राज्य में बच्चे नकल करें। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे पढ़ें। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, उनकी किसी वजह से कोई इमरजेंसी आ गई, महामारी आ गई, ये जो कोरोना जैसी स्थिति, तो मैं 2 साल बाद परीक्षा ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम 2 साल बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन क्लास में बैठ के देते। अब हुआ क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए जो परीक्षाएं हुई उसमें मास कॉपिंग हुई, और वो रिजल्ट लेके बच्चे आ रहे हैं, उनके पास में कोई एजुकेशन नहीं। और ये सारे देश का ही नहीं, जहां जहां ऑनलाइन एजुकेशन और वहां परीक्षाएं होंगे वहां का कॉमन रिजल्ट है मुझे क्लास चाहिए और क्लास में शिक्षक चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल के लिए ऐप नहीं चाहिए। अगर मोबाइल ही देना है तो मोबाइल का डाटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। आप सोचिए एक बच्चे का 2 GB डेली खर्च हो रहा है, इसका मतलब 80 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। एक गरीब लड़का 80 रुपए रोज कहां से लाएगा? फीस भी दे, आपके 80 रुपए डाटा के भी दे, ये संभव नहीं है। हुआ इस बीच में डबल नुकसान, फीस भी दिया आपने, डाटा का भी पैसा दिया, और किसे गया वो पैसा? वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास गया। और हमारी सरकार एकदम निश्चिंत है इस बात से कि उसने ऑनलाइन परीक्षाएं ली। जी नहीं, मुझे ऑफलाइन परीक्षाएं चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने किया, जैसा जर्मनी ने किया, ब्रिटेन ने किया, जापान ने किया, फ्रांस ने किया। हम बनना चाहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे, लेकिन व्यवस्था करना चाहते हैं एकदम पिछड़ी हुई। जी नहीं, मैं बीच में किसी भी कंपनी को अपना पैसा और अपना व्यक्तित्व दोनों खाने नहीं दूंगा। मेरे क्लास में टीचर आएगा, मुझे पढ़ाएगा, मैं समझूंगा उसे, मैं क्लास में बैठ के परीक्षा दूंगा, जैसे भी होगी मुझसे जैसी पढ़ाई में परीक्षा दूंगा। लेकिन अभी स्थिति इतनी बदतर है कि विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने पर आमादा है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ऐप की कल्चर वो अल्टीमेटली आपको ज्ञान शून्य बनाती है, ज्ञान समर्थ नहीं बनाती। 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको खाली। आप अपने बीच में सर्वे कीजिए कि जो लड़के इंटरनेट पर रहते हैं वे कितने लड़के जो लाइब्रेरी जाते हैं, कितने लड़के जो किताब खरीद के पढ़ते हैं। तो रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा भैया। अमेरिका में 60% यंग लड़के, आपकी एज के लड़के जो इंटरनेट पर रहते हैं, उसमें 60% लड़के रेगुलर लाइब्रेरी जाते हैं।
ऑनलाइन नहीं पढ़ते। हमारे क्या स्थिति हो गई है, कोई भी चीज पूछी क्लिक करके देख लेते, कोशिश ही नहीं करते किताब कहाँ मिलेगी, कहाँ। जब आप दबाव पैदा नहीं करेंगे, आप दबाव पैदा करेंगे, शिक्षक किताब खरीद के लाएंगे, ये मजबूर होंगे। आज किताब नहीं है, कल आएगी, परसों आएगी, 6 महीने बाद आएगी, लेकिन किताब आएगी। सवाल यह है कि क्या हमने ऐसी अपने अंदर जिद, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपको कुछ जिद अपनी बनानी होगी, आपको कुछ अपने हट बनाने होंगे। मुझे किताब चाहिए, मुझे क्लास चाहिए, मुझे शिक्षक चाहिए, मुझे क्लास में इंटरेक्शन चाहिए। मैं पेड़ के नीचे परीक्षा दे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे